गुड मॉर्निंग मीनू मैम। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग। आज का ये सेशन मैंने यहाँ पर रखा है बच्चों के जो जो बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सेशन हमने आज रखा है। और इस सेशन में मैं आपसे चाहूँगा कि अपने बच्चों का आप हिंदी विषय के लिए मार्गदर्शन करें कि बोर्ड एग्ज़ाम को और कैसे और बेहतर ढंग से वहाँ पे वो कर पाएँ, लिख पाएँ। तो अभी हमने जो पिछले कुछ समय पहले प्री बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, तो वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा कि उस प्री बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपीज़ आपने चेक करी हैं तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कुछ खास गलतियाँ आपको दिखाई दी होंगी, जो कुछ गलतियाँ ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा आपको देखने में मिली होंगी। तो वहाँ पर उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें। पहले तो पहला प्रश्न मेरा यही है मीनू मैम से कि इन कॉपियों को चेक करते समय, प्री बोर्ड की कॉपियों को चेक करते समय आपको क्या गलती ज़्यादा दिखाई दी उसमें, जबकि आपने जो पेपर दिए थे 2 सेट के पेपर आपने दिए थे, तो 2 सेट में भी आपको क्या उनमें अंतर दिखाई दिया? तो बताएं इसमें कि कॉपीज़ प्री बोर्ड की चेक करते समय आपने कहाँ कहाँ पे गलतियों को ज़्यादा पाया? जी जरूर बताना चाहूँगी सर। सबसे पहले तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन, पहला रहता है अपठित गद्यांश और दूसरा अपठित काव्यांश। बच्चों की अधिकांशतः गलतियाँ उसी में ही होती हैं और एक राइटिंग पोर्शन में होती है जो लास्ट के आते हैं क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 और 17। ये जो क्वेश्चन रहते हैं राइटिंग पोर्शन के, उसमें गलतियाँ होती हैं बच्चों की ज़्यादातर, और फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि बच्चे ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। तो बच्चे, क्योंकि उसमें दिया ही रहता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प चुनकर लिखिए, या निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प चुनकर लिखिए। और जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, बच्चा बस जल्दबाजी करता है, थोड़ा सा देखा उसको नहीं समझ पाता क्वेश्चन का मतलब पूरी तरीके से और बस जल्दी से टिक कर देता है। और दूसरा क्या है कि बच्चे उसका जो ऑप्शन है वो भी पूरा नहीं लिखते, केवल का खा गा घा नंबर डालकर छोड़ देते हैं। वहाँ भी टीचर भ्रमित हो जाता है और ठीक से नहीं करेक्शन हो पाता उनका। तो बच्चे इस चीज़ को भी ध्यान दें और इस पर फोकस करें कि पैसेज को अच्छे से पढ़ें, चाहे वो आपका काव्यांश हो चाहे वो आपका गद्यांश हो, उसको अच्छे से पढ़कर और उसका सटीक उत्तर दें बच्चे। सुधम, आप बताइए आपको कहाँ गलती दिखाई दी कॉपी चेक करते समय? हाँ बिल्कुल, मीनू मैम ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अपठित गद्यांश और काव्यांश, चूँकि बच्चों का ये पढ़ा हुआ नहीं होता है तो बच्चों को यहाँ पर आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने हमेशा बच्चों से ये कहा कि कम से कम ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यानी कि अपठित गद्यांश और काव्यांश को वो सबसे लास्ट में लें, क्योंकि उसको पढ़ने में उनका टाइम ज़्यादा जाता है, जिससे उनके बाकी का जो समय होता है वो बेकार हो जाता है और वो बाकी क्वेश्चंस छोड़ने लगते हैं। इसके बाद हमारा व्याकरण पोर्शन आता है। हमारा हिंदी 2 पार्ट में है, खंड क और ख। खंड का पूरा हमारा बहुविकल्पी होता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है, और खंड ख वो भी 40 मार्क्स का होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि वो लॉन्ग आंसर होते हैं। तो ये दोनों खंड पे बच्चों को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर मैंने भी बच्चों को यही बताया है कि जैसे व्याकरण के हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 16 उनको करने होते हैं, तो बच्चों को ये बताया गया है कि कोशिश करें कि वो 20 के 20 करें, क्योंकि वहाँ पे उनके जो भी करेक्ट आंसर होंगे वही सही होंगे। हमारा एक चैप्टर है पद परिचय। पद परिचय में बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाकी अदर जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनके एक एक आंसर होते हैं, लेकिन पद परिचय में अगर किसी एक पद का परिचय पूछा तो उस पद से संबंधित उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं। मतलब एक विकल्प है उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। 3 तो मतलब कि ज़्यादातर बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन एक जैसे कारक होता है, कारक चेंज हो जाता है, किसी में कर्ता कारक हो किसी में कर्म कारक हो, तो बच्चों को कारक से रिलेटेड कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, उनके लिए पहचानना मुश्किल होता है, जो कि उनको बताया भी जाता है कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक या अदर और जितने भी कारक हैं वो सब बताया जाता है। तो बच्चों को वहाँ ध्यान देना है कि जो सिमिलर है तो एक जिसका है उसको अच्छे से पहचान करें, क्योंकि हमारा 16 नंबर काफ़ी मायने रखता है बच्चों के लिए, क्योंकि 40 में उनके अगर आंसर्स गलत होते हैं तो उनके नंबर काफ़ी लॉस होते हैं। मैडम, खंड खा में आपको गलतियां कहाँ ज़्यादा दिखाई दी? ये तो अपठित है, जैसे आपने बताया कि उन्होंने पहली बार उसको देखना है
और अपने आधार पे उसको, प्रश्न के आधार पे उसका उत्तर देना। खंड खा में आप लोग गलती कहाँ ज़्यादा मिल रही है जो ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं खंड खा में। उसमें सबसे पहले तो बच्चे हैं जो क्वेश्चन आंसर उस पर ध्यान नहीं देते। गद्य के और काव्य के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, बच्चे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर लिख देते हैं, जबकि आपको उसको देख कर कि कितने शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे लिखते समय कभी कभी शब्दों का ध्यान नहीं देते हैं और वो बहुत लंबे लंबे उत्तर लिख देते हैं, जिसकी कोई सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आवश्यकता नहीं होती है। वो अपनी सीमा के अंदर ही उसको लिखना चाहिए। कृतिका का आता है जो 4 नंबर का आता है, उसको बच्चों को उस आधार पर लिखना, तो शब्द सीमा पर ध्यान देना। दूसरा जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं विज्ञापन में करते हैं, और संदेश जो कि क्या है बॉक्स के अंदर बनाना, बच्चे उसे बॉक्स के अंदर नहीं बनाते, तो उसमें भी बच्चों के नंबर कट जाते हैं। पत्र पर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमारा राइटिंग पोर्शन है। पत्र में भी बच्चे क्या करते हैं कि इसको 3 पैराग्राफ में, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो, क्योंकि वही आपका तरीका होता है। आप लोगों का क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, वही आपका औपचारिक अनौपचारिक हिंदी में रहता है। तो आपका लिखने का तरीका भी नहीं बेटा कि आपको पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ के अंतर्गत उसको लिखा जाता है, लेकिन बच्चे उसको 2-4 लाइन में लिखकर उसको पूरा कर देते हैं, तो वो भी उसमें नंबर नहीं मिलते, उसमें भी बच्चों के अधिकांशतः नंबर कटते हैं। उसके अलावा जो आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद का ये हाँ महत्वपूर्ण बात कि बच्चे उसको निबंध की तरह लिख देते हैं, पैराग्राफ चेंज करके नहीं लिखते। अनुच्छेद आपका पैराग्राफ राइटिंग है ना, तो उसको आपको बेटा एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत लिखना है, उसको निबंध की तरह नहीं लिखना। निबंध का मतलब क्या है, निहि प्लस बंध, यानी शब्दों की कोई सीमा नहीं रहती और उसमें आप पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। लेकिन ये क्या है, अनुच्छेद, जिसमें आपकी शब्द सीमा रहती है और उसी के आधार पर आपको करना, ये महत्वपूर्ण बात। और एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो बेटा सबसे ज़्यादा ये है कि इस बार आपका हिंदी का पहले ही फर्स्ट ही पेपर है, तो हिंदी के पेपर में बच्चों को टाइम को मैनेज करके, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको हिंदी में लिखना होता है और सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में, तो आप बेटा ध्यान नहीं देते। मात्रा संबंधी आपकी अशुद्धियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। नीट एंड क्लीन लिखना, ये आपकी महत्वपूर्ण बात है कि आप स्कोर कर सकते हैं नंबर, अंक एग्जाम में। यदि आपको 100% चाहिए तो ये आपको। आप मैडम बताइए खंड खा में आपको क्या कुछ कहना है बच्चों को? हाँ बिल्कुल, खंड खा में मीनू मैम ने काफ़ी बातें बता दी हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, एक आता है स्ववृत्त लेखन और दूसरा आता है ईमेल लेखन। ईमेल लेखन में भी 2 पार्ट है, जिसमें एक उसका स्टार्टिंग का होता है, जैसे हम किसी को मेल सेंड करते हैं फ्रॉम टू BCC या CC, तो बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि हमको हिंदी में अगर ईमेल लिखना है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, तो ये बताया गया कि जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो वो हिंदी में नहीं होता है। ज़्यादा कोशिश करें, फ्रॉम का मतलब उनके पास दिया भी रहता है एड्रेस, तो वो फ्रॉम में अपना नाम भी ऐसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद टू, क्योंकि वो पार्ट जो होता है वहाँ पे वो 2 नंबर ले सकते हैं, और जहाँ गलती बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता है। डेट प्रॉपर डाला, विषय डाला, और विषय के बाद जो उसकी विषय वस्तु होती है वो जस्ट लाइक पत्र लेखन, यानी जो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है वो होता है। क्योंकि आपसे जो भी विषय पूछा जा रहा है कि आपको किसी को मान लीजिए मेल भेजना है कि आपके मोहल्ले में सफाई व्यवस्था नहीं चल रही है, आप थानाध्यक्ष को पत्र लिखें, या आप किसी सम्मानित पत्र के वो समाचार पत्र में लिखें, संपादक को दे रहे हैं, तो जो विषय वस्तु है वो बहुत प्रॉपर तरीके से देनी है। हाँ सुनीता मैडम, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बच्चे पत्र में अक्सर गड़बड़ी करते हैं। जब पत्र का क्वेश्चन आता है उनका 16 नंबर का, तो बच्चे ये गड़बड़ी ज़्यादा करते हैं उसमें कि औपचारिक और अनौपचारिक पे ध्यान नहीं देते और विषय लिख देते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि जो हम विषय लिखते हैं वो औपचारिक में लिखते हैं, अनौपचारिक में हमें विषय नहीं लिखना होता, और ये अक्सर बच्चे करते हैं। अच्छी ये पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चे खास ध्यान दें। अभी जो मैडम जिसको पॉइंट आउट कर रही हैं कि विषय कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना, ये बड़ी विशेष बात आपने बताई है। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पत्र या विज्ञापन लिखते समय बच्चे क्या अपना वास्तविक नाम उसको अपना लिखना चाहिए, अपना पता लिखना चाहिए? नहीं सर, नहीं लिखना चाहिए उसको आवासा या काका गा लिख के, और ईमेल आईडी भी अपनी सही नहीं देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि कभी कभी बच्चे पूरा अपना वास्तविक नाम, अपना पता, सही पता उसको लिख देते हैं, क्योंकि जो भी आप कॉपी लिखते हैं ये वहाँ पे माना जाता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के ही कॉपी लिखनी होती है, जिस वजह से आपको रोल नंबर अलॉट किया जाता है। तो अपनी कॉपी में भी उन लोगों को रोल नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना चाहिए कि जिससे उनकी पहचान उजागर हो सके। ये नियमों के तहत ये बहुत आवश्यक है, जो कि जानबूझ के बच्चे नहीं करते, लेकिन ऐसा कभी कभी वो लोग कर लेते हैं। नहीं, ज्यादातर तो क्वेश्चंस में एड्रेस और नाम कॉमन दिया होता है,
गर्ल्स और बॉयज़ के कॉमन नेम दिए होते हैं। तो बच्चे इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जो उनको गर्ल्स और बॉयज़ के कॉमन नेम दिए जा रहे हैं वो उन्हीं को लिखें, अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि वहाँ भी उनकी कटौतियाँ हो जाती हैं, वहाँ नंबर कट हो जाते हैं। एड्रेस भी दिया होता है, चाहे वो पत्र लेखन हो, चाहे विज्ञापन लेखन हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये तो पत्र का और संदेश लेखन का हुआ, सॉरी हाँ ईमेल का। अच्छा, किस चीज़ पे अब बच्चे समय में क्या चीज़ें याद करने की कोशिश करें, सुनिता बताइए, किस चीज़ पे याद करने आप काम करें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं उनके पास में। हाँ क्या चीज़ याद करने पे ज़्यादा ध्यान दें वो? बिल्कुल। अगर हम खंड ख की बात करें तो जितने भी चैप्टर्स हैं गद्य, काव्य, कृतिका, ज़्यादातर वो कोशिश करें कि वो चैप्टर्स को डीपली पढ़ें। अगर उन्होंने चैप्टर को रीड कर लिया है तो जो बौद्धिक अभिक्षमता के 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 गद्य के और 2 काव्य के, वो चैप्टर के मिड से कहीं से भी पूछे जाते हैं। तो बच्चे जनरली क्वेश्चन नहीं बता पाते, यहाँ तक कि अगर मान लीजिए किसी कवि की भाषा पूछ ली गई, किसी लेखक की भाषा पूछ ली गई, वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको चैप्टर का नॉलेज नहीं होता है, या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा पूछ लिया जो उन्होंने क्वेश्चन के तौर पे मोटा मोटा पढ़ लिया और मतलब उनको अपनी पुस्तक का भी बुक रीडिंग कर लेनी चाहिए। चैप्टर रीडिंग उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बड़ा खास सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों को पेपर मिलने के पहले एक रीडिंग टाइम अलाउड होता है, आपको जानकारी होगी इसके बारे में अच्छे से, बच्चे भी जानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस रीडिंग टाइम का बच्चे किस तरह से उपयोग करें अपने पेपर को पढ़ते समय, और किस प्रकार की वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं उसको लिखने के लिए, और प्रश्न के किस भाग पे ज़्यादा वो समय दें रीडिंग करते समय, जो लिखते समय उनको वहाँ पर आसानी दे। तो रीडिंग टाइम को कैसे इसे प्रयोग करना है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। जी ये सर मैं बताना चाहूँगी, बच्चों को 15 मिनट पहले एग्जाम में कॉपी मिलती है ना, पेपर पढ़ने प्रश्न पत्र मिलता है पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए। तो बच्चे उसमें पहले पैसेज को पढ़ें और उस पर टिक करके अपना पेंसिल से, ठीक है ना, क्योंकि पेंसिल से सिर्फ अपना छोटा सा टिक, क्योंकि अलाउड तो होता नहीं है वहाँ पर आपको पेन करना, लेकिन आप पेंसिल से कर सकते हो। और जैसे ही आपका फिर होती है बेल होती है एग्ज़ाम शुरू करने की, तो आप उसको कर सकते हो उसको कॉपी पर। तो ये मैन है आपका कि 15 मिनट में आपके पैसे जो 10 नंबर के हैं वो आपके अपठित गद्यांश और काव्यांश की, ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। और पेपर को अच्छा पढ़ना, अच्छे से मतलब खंड का को ही उस पर जो है समय व्यतीत करें अपने रीडिंग टाइम में, तो उनको उसमें और बना लें कि उत्तर मार्क कर सकते हैं, कैसे क्या है, ठीक है। देखिए मेरा ये कहना है कि जो खंड का MCQ है वो 40 नंबर का होता है, तो वो पर मिनट का टारगेट लेकर के चलें कि पर मिनट वो कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर करें। अगर वो ज़्यादातर समय वो MCQ में करके सेव कर सकते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर देने के लिए समय काफ़ी बचता है। अपठित गद्यांश काव्यांश कोशिश करें वो लास्ट में करें, क्योंकि वो पैसेज उनके नॉलेज में होता नहीं है, उसको पढ़ने में वो ज़्यादा समय लेते हैं, जिससे अक्सर कर हम लोगों ने सुना कि मैम आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, हम कर नहीं पाए। अच्छा, हिंदी के पेपर में मैडम लिखना काफ़ी होता है, तो क्या बच्चों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो लिखने की प्रतिदिन अपना अभ्यास बना के रखें कि 1 घंटे में कितना लिख रहे हैं, कितने पेज लिख रहे हैं, या उनकी जो है हैंड राइटिंग पे भी ध्यान रखें? तो इसके बारे में आपको लगता है कि ऐसा ज़रूरी है कि वो प्रतिदिन लिखें जरूर, खाली पढ़ते ना रह जाएं? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए लिख के पढ़ना, क्योंकि लिखने से सबसे पहले उनको राइटिंग स्किल उनकी डेवलप होगी। क्योंकि जो बच्चे हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी वो आधे पेज का आंसर देते हैं, जो कि मैम ने पहले ही बताया कि शब्द सीमा का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए अगर पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट्स में बच्चे जवाब देना चाहते हैं तो 4 पॉइंट सफिशिएंट हैं। अगर वो पॉइंट्स में ना दे के लाइनों में लिखना चाहते हैं तो वो 4 या 5 लाइन में दें, ये ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं होना। तो मतलब शब्द सीमा का ख्याल रखना है और हैंड राइटिंग का ख्याल रखना है, और उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसको आगे नहीं जाना है उसके लिए। और अभी भी बाकी दिनों में भी वो प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा लिखने के अभ्यास को ना छोड़ें, कि जिससे वहाँ पर उनका अभ्यास उनके वहाँ पर काम आएगा। और अपना ध्यान रखें कि 1 घंटा में कितना लिख पा रहे हैं, इस पे भी क्या कहते हैं वो लोग। और बताना जी बताइए। जो बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन होता है, जैसे पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन, स्ववृत्त लेखन, ये सब बच्चे ज़रा कोशिश करें कि अगर उनका पेज कहीं आधा भी बचता है तो वो वहाँ ना करें।
ये टॉपिक के लिए वो हमेशा न्यू पेज ही इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया बताया आपने। स्टार्टिंग से, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग से दिखता है तो जैसे वो पूरा का पूरा बिल्कुल, आंसर बिल्कुल। एक पेज में दिखता वो- है। तो बच्चे ये खास तौर से ध्यान रखें कि ये सारे टॉपिक्स वो नए पेज से करें। हर एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 से 3 लाइन की गैपिंग जरूर दें, क्योंकि जब आंसर्स कंजस्टेड होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो आंसर जहाँ करें उसके उस सेक्शन को वहीं कंप्लीट करें। क्वेश्चन ठीक। नंबर जरूर डालें। ठीक। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालें। Proper डालें। और एमसीक्यू के लिए अगर उनको जो नहीं आ रहा है तो वहाँ उसका एक नंबर डाल करके छोड़ दें, क्योंकि बाद में एक उसको लाइन- हाँ, बाद में लिख दें। वो एक सीक्वेंस में ही करें। बहुत ज्यादा जिग जैग नहीं करनी चाहिए हाँ, पेपर बिल्कुल, में, बस बिल्कुल। ये ध्यान रखने की थोड़ा जरूरत है। गैपिंग देते हुए राइटिंग के लिए हम नहीं कुछ बोल सकते क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन फिर भी राइटिंग में हर एक लेटर्स के बीच में एक जो थोड़ा सा स्पेस होता है प्रॉपर वो देते के रहेंगे। साथ, तो वो देखने में अच्छा होगा, वो नीट एंड क्लीन रहेगा। बस ये सारी बातों का अगर बच्चे ख्याल रखते हैं, चैप्टर का डीप स्टडी कर लेते हैं, इनके लिए हिंदी में नंबर स्कोर करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक मैडम, आप लोगों ने अपने बच्चों को जो भी आज टिप्स दिए हैं फाइनल एग्जाम में लिखने के लिए, उसके लिए मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और एक बार लेकिन सर लास्ट में हम अपने बच्चों को शुभकामना भी देना चाहेंगे लास्ट में, उनके अच्छे अंक के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, कि वो अच्छा करें। ऑल द बेस्ट, अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम, ऑल द बेस्ट। सुनीता मैम, आपके इस सेशन के लिए थैंक यू।